हेलो। हम पदार्थ की अवस्था के बारे में बात कर रहे थे, तो हम अब देखते हैं क्या पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है या क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकते हैं। देखिए, हम जल को लेकर बात करते हैं। चूँकि हमने देखा था कि पदार्थ है वो तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। और जो जल है वो तीनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है। अगर हम जल को ठोस के रूप में देखें तो वो क्या है, वो बर्फ़ है। ठीक है। इसी प्रकार यदि हम जल को द्रव के रूप में देखें तो वो क्या है, स्वयं जल है। और उसी को अपन जब गैस के रूप में देखते हैं तो वो क्या है, जल वाष्प है। इस प्रकार जल है वो तीनों अवस्था में मिलता है, ठोस, द्रव और गैस, और तीनों अवस्था में उसको बदला जा सकता है। हम एक प्रयोग के द्वारा इसके बारे में बात करते हैं और अधिक जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम एक बीकर लें और उसको एक स्टैंड पर मजबूती के साथ बांध दें या उसको सेट कर दें, और उसमें 150 ग्राम क्या डाल दें, बर्फ़ के टुकड़े डाल दें, और उस पर एक सेट कर दें हम तापमापी को। किसको सेट कर देते हैं, तापमापी को। अब तापमापी है उसको इस प्रकार से सेट किया जाता है कि वो बर्फ़ के टुकड़ों से उसका बल्ब है वो स्पर्श करता रहे। ठीक है। अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, पहले तो हम उसका जब बर्फ़ पे तापमापी स्पर्श करता है उस समय उसका ताप नोट कर लेंगे। ठीक है। और उसके बाद जब धीरे धीरे इसको गर्म किया जाता है, गर्म करते हैं तो बर्फ़ क्या होती है, धीरे धीरे पिघलने लगती है। जब ये पिघलने लगती है उस समय इसका तापमान नोट करते हैं। ठीक है। ये पिघलने पर हमने तापमान नोट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे ये देखते रहते हैं कि जैसे जैसे बर्फ़ पिघल रही है वैसे वैसे हम बार बार तापमान है उसको देख रहे हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ एक बड़ी विशेष बात नज़र आती है कि यहाँ जब बर्फ़ पिघल रही होती है तो हम देखते हैं कि तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन जब सारी बर्फ़ पिघल जाती है, वो द्रव बन जाता है, तब क्या होता है कि हम इसको एक अन्य छड़ लेते हैं और इस पानी को घोलने लगते हैं, उसमें हिलाने लगते हैं और उसको गर्म करते रहते हैं जब तक ज़्यादातर क्या नहीं बन जाए, जलवाष्प न बन जाए। तो अब जब जलवाष्प बनने लगते हैं, वो उबलने लगता है, तब हम उसका तापमान फिर नोट कर लेते हैं। इस प्रकार बार बार हम उसका तापमान नोट करते हैं। अब ये जब काम करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, देखो हमें इससे पता चलता है कि कोई भी ठोस है उसके तापमान को जब बढ़ाया जाता है, ठोस के तापमान को, वो बर्फ़ की बात नहीं है, कोई और भी ठोस हो सकता है। जब ठोस के तापमान को बढ़ाया जाता है तो उसके कणों के बीच जो गतिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और जैसे जैसे उनके गतिज ऊर्जा बढ़ेगी उनके आपस में जो कंपन है वो भी बढ़ेंगे। तो कणों को या पदार्थ को जब ऊर्जा दी जाती है तापमान बढ़ाया जाता है। यहाँ खास बात क्या हो गई, यहाँ अब तापमान का प्रभाव यहाँ नज़र आ रहा है, यानी द्रव पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है किसी पदार्थ की अवस्था पर। तो तापमान बढ़ाएंगे तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो उसके कणों के बीच कंपन भी बढ़ेगा। अब जो ऊष्मा के द्वारा दी गई ऊर्जा है वो ऊर्जा क्या होगा, वो कणों के बीच जो आकर्षण बल है उस आकर्षण बल को पार कर जाएगी। यानी जो ऊष्मा हम दे रहे हैं वो ऊष्मा पदार्थ के कणों के बीच में जो आकर्षण बल है उसको पार करने के लिए ऊर्जा तैयार कर देगी। इस कारण कण अपने स्थान से छोड़ देते हैं। अपना स्थान जब छोड़ देंगे तो वो तेज़ी से गति करने लगेंगे। इससे एक ऐसी अवस्था आएगी कि जो ठोस है वो बिल्कुल पूरी तरीके से पिघल जाएगा और द्रव में बदल जाएगा। यानी तापमान बढ़ने से ठोस अवस्था द्रव में बदली है, क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ी है, गतिज ऊर्जा बढ़ी है तो कंपन बढ़े, कंपन बढ़ने से वो पिघल गया और कण दूर दूर हो गए। तो वो न्यूनतम तापमान जिस पर कोई ठोस पिघल कर क्या बन गया, द्रव बन जाता है, वो उसका गलनांक कहलाता है। तो हम बात करें गलनांक किसे कहेंगे, तो वो न्यूनतम तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ है वो क्या हो जाए, गलने लगे, वो उसका गलनांक कहलाता है। कहने का मतलब वो ठोस से द्रव अवस्था में बदलने लगे, वो गलनांक कहलाता है। और कोई भी ठोस है उसका गलनांक हमें क्या बताता है,
ठोस का गलनांक हमें ये बताता है कि इसके कणों के बीच जो आकर्षण बल है उस बल का सामर्थ्य कितना है, यानी कणों के बीच के सामर्थ्य को हमें गलनांक ही बताएगा। इसके अलावा जब हम बर्फ़ की बात करें, देखिए बर्फ़ है उसका गलनांक है वो 273.15 केल्विन होता है। ये के मतलब केल्विन तापमान है, पैमाना। तो 273.15 केल्विन बर्फ़ का गलनांक है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में आने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम संलग्न भी संगलन भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार तापमान है वो इसको प्रभावित करता है। तो इस प्रयोग में हमने क्या देखा, इस प्रयोग के दौरान हमने देखा कि ठोस है उसको जब क्या दी जाती है, ऊष्मा दी जाती है तो वो गलना शुरू होता है, लेकिन जब तक वो पूरा न गल जाए तब तक उसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आता। अब हम इसके बारे में आगे बात करें। देखिए, ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान लगातार समान रहेगा। अब हमने ले रखा है बर्फ़, जब तक बर्फ़ ये गलती है तब तक उसका तापमान क्या रहता है, समान रहता है। तो लेकिन हम तो उस बीकर को ऊष्मा लगातार देते जा रहे हैं, फिर ये ऊष्मा जा कहाँ रही है। ठीक है, देखो ऐसा क्या हो रहा है कि ठोस पदार्थ ऊष्मा लेता है, वो गलना शुरू कर देता है। जब वो गलनांक पर आ जाता है तो वो गलना शुरू करेगा। अब संपूर्ण बर्फ़ या अन्य कोई भी पदार्थ हो, संपूर्ण बर्फ़ या कोई दूसरा ठोस, जब तक पूरा नहीं गल जाएगा या बर्फ़ पूरी नहीं पिघल जाएगी तब तक तापमान नहीं बदलेगा। तो बीकर को ऊष्मा लगातार मिल रही है तो वो ऊष्मा गई कहाँ। देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि बर्फ़ क्या करती है कि तापमान को बढ़ाए बिना उस ऊष्मा को स्वयं अवशोषित कर लेती है। जो ऊष्मा बीकर को मिल रही है वो ऊष्मा बर्फ़ स्वयं अवशोषित कर रही है, लेकिन वो अपने तापमान को नहीं बढ़ा रही है, द्रव्य के तापमान को नहीं बढ़ाती। अर्थात बीकर में जो ली गई सामग्री है वो उस सामग्री के अंदर छुपी रहती है। हम थोड़ी सी बात करें लगटकर से कि कोई एक निश्चित वायुमंडलीय दाब हो, उस निश्चित वायुमंडलीय दाब पर हम 1 किलो कोई ठोस लें, 1 किलोग्राम ठोस लें या हम कोई बर्फ़ ले लें और उसको ऊष्मा देकर उसके गलनांक तक उसको लाएं और द्रव में बदलने के लिए हम उसको जितनी ऊष्मा दे रहे हैं, जितनी उसको गलने के लिए ऊष्मा आवश्यक है उतनी ऊष्मा दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी, वो ऊष्मा है वो सहगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहलाएगी। किसी ठोस को एक निश्चित दाब पर 1 किलो ठोस को गलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो उसकी संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहलाती है। अर्थात हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर बात करें, देखिए ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन बराबर है, एक ही तापमान है। ठीक है, क्योंकि सेंटीग्रेड यहाँ से शुरू होता है और केल्विन यहाँ से पैमाना शुरू होता है। तो यहाँ हम देखें कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 डिग्री पर जल के कणों की जो ऊर्जा है वो उसी तापमान पर जल के कणों की ऊर्जा और उसी सेम तापमान पर बर्फ़ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। यानी बर्फ़ के कणों की जो ऊर्जा है वो बर्फ़ खुद ऊर्जा ले रही है, लेकिन जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर ज़्यादा रहेगी। जब हम जल को उसमें ऊर्जा देते हैं तो कण तेज़ी के साथ कंपन करते हैं और कण जितने तेज़ी के साथ कंपन करेंगे ये मान के चलो उनके बीच जो आकर्षण बल है वो टूट जाएगा। टूटने से वो स्वतंत्र होंगे और जैसे जैसे वो ताप बढ़ेगा वैसे वैसे वो द्रव अवस्था में बदल जाएंगे और द्रव अवस्था से फिर वो तापमान उसको और ज़्यादा मिलेगा। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि अब वो द्रव उबलना शुरू कर देगा। ठीक है, यानी जब कोई पदार्थ क्या करता है, उबलना शुरू कर देता है, तो वो बिंदु उसका क्या कहलाता है, क्वथनांक। यानी वह बिंदु जहाँ पर कोई द्रव पदार्थ उबलना शुरू कर देता है, उसकी भाप बननी शुरू हो जाती है, वो बिंदु उसका क्वथनांक कहलाता है। ध्यान रखिए कि क्वथनांक एक समष्टि गुण होता है। क्या होता है, समष्टि गुण। देखिए समष्टि गुण का क्या मतलब है, जिस पदार्थ को ऊष्मा दे रहे हैं उसके केवल एक कण को ऊर्जा नहीं मिल रही है, बल्कि पूरे के पूरे कणों को एक साथ ऊर्जा मिल रही है। इसलिए क्वथनांक क्या है, एक समष्टि गुण है। ठीक है, जिसमें द्रव्य के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदलना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार जो जल है वो तीनों अवस्था में रूपांतरित हो जाता है,
ठोस से वो द्रव्य में आता है जो गलनांक कहलाता है, और गलनांक से वो फिर वो गलता है, उसकी भाप बनती है तो वो गैसीय अवस्था में आ जाता है, जिसे हम गलने की उबलने की प्रक्रिया है उसको हम क्वथनांक के रूप में जानते हैं। तो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में क्या मिलता है? जल मिलता है, और तापमान इनको प्रभावित करता है, पदार्थ अपनी अवस्थाएं बदल सकता है। तो हमने यहाँ देखा कि किस प्रकार से पदार्थ है वो तीनों अवस्था में बदलता है। देखिए, ठोस जब बदलता है तो वो द्रव में बदलता है, तो द्रव में बदलता है तो जब तक पूरा वो द्रव नहीं बन जाए तब तक उसमें ऊष्मा मिलती रहती है, लेकिन तापमान परिवर्तित नहीं होता, वो गुप्त ऊष्मा के रूप में रहता है। और ऐसा ही जब वाष्प बनता है तो वो वाष्पीकरण की ऊष्मा कहलाता है, क्योंकि द्रव है वो जब तक पूरा उबल के भाप नहीं बनाएगा तब तक उसके तापमान में भी परिवर्तन नहीं आएगा, तो वो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। लेकिन यहाँ एक बात अपने लिए विशेष ध्यान देने होंगे, हम देखेंगे सभी ठोस पदार्थ है उसको ऊष्मा दें, वो गलें और फिर उनकी गैस या भाप बने, ऐसा नहीं होता। देखिए, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको ठोस अवस्था से जब गर्म किया जाता है तो द्रव अवस्था में आए बिना वो सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, यानी कुछ पदार्थ जब उनको गर्म करते हैं ठोस अवस्था से तो द्रव अवस्था में आए बिना वो सीधे गैसीय अवस्था में रूपांतरित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाते हैं, और ये क्रिया है वो ऊर्ध्वपातन कहलाती है। अब इन पदार्थों की बात करें, ठीक है, तो कपूर, नौशादर, ये ऐसे पदार्थ हैं जो ऊर्ध्वपातित पदार्थ हैं। ये ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैसीय अवस्था में रूपांतरित हो जाते, अर्थात पदार्थ की अवस्थाओं पर तापमान का प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करते हैं पदार्थ की जो अवस्था है वो दाब से किस प्रकार प्रभावित होती है। पहले हमने देखा पदार्थ की अवस्थाएं ताप के द्वारा प्रभावित है, अब हम देखते हैं पदार्थ की अवस्थाएं दाब से प्रभावित होती है। देखिए, जब मान लीजिए हमारे पास सिलेंडर है और उस सिलेंडर के अंदर हम गैस भरें और उस पर दाब लगाते जाएं, दाब लगाने से सिलेंडर में भरी गैस क्या हो जाती है? संपीड़ित हो जाती है। और दाब जैसे जैसे बढ़ाया जाता है, दाब बढ़ाने से गैस क्या हो जाएगी? द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। यहाँ दो कंडीशन है, यदि दाब बढ़ाया जाए तो गैस द्रव अवस्था में आ जाती है, या उसका तापमान घटाया जाए तो भी वो द्रव अवस्था में आ सकती है, आ जाती है। अब हम बात करें ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की। ठोस है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है क्या? जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है तो वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी बहुत उच्च दाब पर उसे संग्रहित कर लेते हैं। और जब ये वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर हो, कितना हो? वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर हो, तब क्या होता है? देखिए, अगर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस अवस्था में बदल जाती है। तो वो द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस अवस्था में बदलती है, इसलिए इसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शुष्क बर्फ या ड्राई आइस या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार पदार्थ की अवस्था, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैस हो, वो ताप और दाब दो चीज़ों के द्वारा प्रभावित होती है। थोड़ी सी हम यहाँ डायग्राम के रूप में इसकी अगर बात करें, ठीक है, जैसे ये ठोस है और ये हम मान लें द्रव है और ये मान लें गैस। ठीक है, अब कोई भी ठोस पदार्थ है वो द्रव में बदलता है, तो द्रव में बदलने का मतलब वो कौन सी क्रिया है? संगलन। और वही द्रव है जब ठोस में बदल गया तो वो क्या हो गया? जमना, यानी वो जम गया है। इसी प्रकार द्रव जब गैस में बदलता है तो उसे वाष्पन या वाष्पीकरण के नाम से जानते हैं। और वही गैस वापस द्रव में बदलती है तो उसे कहा जाता है संघनन। और वहीं कोई ठोस सीधे किस अवस्था में बदल गया? गैस अवस्था में, तो उसे कहते हैं ऊर्ध्व
उर्ध्वपातन, ठीक है। और यदि गैस सीधे किस में बदल गई, ठोस अवस्था में, तो उसे निक्षेपण कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार ठोस का सीधे गैस में बदलना, वाष्प में बदलना ऊर्ध्वपातन है, और वाष्प या गैस का सीधे ठोस में बदलना निक्षेपण कहलाता है। इस प्रकार पदार्थ की अवस्थाएं ताप और दाब से प्रभावित होती है। अब हमारे सामने एक नाम आया है एटमॉस्फेयर। देखिए है क्या, देखो एक एटमॉस्फेयर है वो गैस से दाब के मापन का मात्रक है। गैस के दाब को किस में मापते हैं, एटमॉस्फेयर में। तो गैस से दाब के मापन का वो मात्रक है। और यदि हम दाब का एसआई मात्रक देखें, दाब का एसआई मात्रक देखें तो वो मात्रक है कौन, पास्कल। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। और एसआई मात्रक जो पास्कल है उसमें और एक एटमॉस्फेयर में आपस में एक निश्चित रिलेशन होता है, ठीक है। 1.01 गुणा 10⁵ पास्कल, ठीक है। यानी एक एटमॉस्फेयर है वो 1.01 गुणा 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। देखिए वायुमंडल में वायु का जो दाब है वो ही वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में वायु के दाब को ही वायु दाब कहते हैं। समुद्र की सतह पर जो वायुमंडलीय दाब है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है, और उसी दाब को हम सामान्य दाब कह देते हैं, ठीक है। ये दाब और ताप थे जो पदार्थ की अवस्थाओं को बदलते हैं, या उसके द्वारा पदार्थों की अवस्थाएं नियंत्रित या नियत होती है।